कोई नहीं, आराम से रहो। तो हम लोग पदार्थों का चक्र पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था जल चक्र और क्या पढ़ा था? कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीजन चक्र पढ़ा था, और औषधि चक्र में क्या है मैम? फास्फोरस और सल्फर चक्र। जो आपका गैसीय चक्र है, इसमें आपने पढ़ा था जल चक्र को। जल चक्र कैसे मेंटेन होता है? जल चक्र क्योंकि एक चक्र है और एक चक्र चलता रहता है। कैसे चलता है मैम? वेपराइज होता है वाष्पीकरण द्वारा, संघनन यानी कि लिक्विड से अगर आप शुरू करेंगे तो वापस लिक्विड के रूप में आ जाना, एक चक्र पूरा हो जाता है। आप ठोस से शुरू करेंगे तो वापस ठोस में आ जाना, गैस से शुरू करेंगे तो गैस से। क्योंकि वाटर पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं, तो लिक्विड से शुरू करेंगे। लिक्विड से जैसे आपने देखा होगा, फ्रिज में जब आप पानी का बॉटल रखते हैं तो वो सही रहता है, लेकिन जब उसमें बर्फ जम जाता है तो उसका क्या हो जाता है? वो टेढ़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आयतन में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक अक्सर साइंस के क्लास में क्वेश्चन आता है छोटे एग्जाम में कि जब हम किसी ग्लास में पानी भरा होता है और उसमें जो है बर्फ डाल देते हैं तो उसके आयतन में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उतना ही रहेगा। बताएं, एक ग्लास है, उसमें पानी पूरा फुल है, उसमें आपने जो है बर्फ के टुकड़े डाल दिए तो क्या होगा? उस गिलास के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। अच्छा, सिद्धार्थ का बढ़ जाएगा, बाकी सब लोगों का उतना ही रहेगा। आपका बढ़ा क्यों? ऐड हो रहा है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए गिलास में पानी भरा है, आपने इसमें जो है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाले, ठीक। फिर जो है ये जब बर्फ पिघलेगा, जब ये वाटर बनेगा तो क्या वाटर लेवल बढ़ जाएगा? अरे गिलास थोड़ी ना बढ़ेगा। ग्लास रहेगा, लेकिन जब उसमें पानी ऐड करेंगे, पानी तो ऐड करें, बर्फ के रूप में पानी तो ऐड करें, जब पानी इसमें ऐड करेंगे पानी में, तो वो पानी का लेवल बढ़ेगा। तो क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। मान लीजिए गिलास है, गिलास में पानी है, ठीक, पानी है, आपने उसमें बर्फ डाल दिया। बर्फ डालने के बाद जो लेवल है पानी का, क्या बर्फ पिघलने पर उस लेवल में कोई चेंज आएगा? जो लेवल बर्फ डालने के बाद है गिलास का, यानी कि गिलास में जितना पानी है तब नहीं आएगा ना। यानी कि जो लेवल बर्फ डालने के बाद बना हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे अगर भरा हुआ है, बर्फ डालेंगे तब तो बाहर छलक जाएगा, क्योंकि वो आप उतना अपने लिए जगह बनाएगा, प्लेस घेरेगा तो उतना प्लेस विस्थापित करेगा। यानी कि अगर फुल है तो छलक जाएगा तभी। लेकिन अगर गिलास में पानी और आपने बर्फ डाला तो उसको डालने के बाद जितना लेवल है, पिघलने के बाद उतना ही लेवल रहेगा, क्योंकि वो अपने लिए उतना जगह विस्थापित करता है ना, जगह बना लेता है। पिघलने के बाद फिर उसी को कवर कर लेता है। तो ग्लास में अगर बर्फ के टुकड़े आप डालते हैं तो पानी का जो लेवल है डालने के बाद जो रहता है वो पिघलने के बाद भी वही रहता है। ये चीज़ छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है। तो आपने कहा कि जल चक्र में एक चक्र पूरा होगा लिक्विड से, वाष्प से, ठोस से फिर से लिक्विड में आएगा। इसको हम कहते हैं एक चक्र या जल चक्र। तो जो जल चक्र है उसको हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? लिक्विड से करते हैं, क्योंकि जल या पानी का मतलब ही लिक्विड होता है, ठीक ना। लिक्विड चीजें कैसी होती है? गीली होती है, नमी युक्त होती है। तो ये यहाँ से शुरुआत होगा आपके जल चक्र का। यहाँ से क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। वाष्प कैसे बनता है? किन किन चीजों के द्वारा बताइए, किन किन द्वारा बनेगा? संघनन वाला होगा बेटी। ताप के द्वारा वाष्पीकरण। सीधे बोलिए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का होगा जब तापमान होगा, वाष्पीकरण। और दूसरा, ये सबसे बड़ा कारण है वाष्पोत्सर्जन। हाँ, दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है बताइए? वाष्पोत्सर्जन क्या ये काम सिर्फ पौधे का नहीं, ह्यूमन वो जीव भी करते हैं। हाँ, यस, वाष्पोत्सर्जन जीव सजीव द्वारा करते हैं। सजीव में दोनों आ गए, सजीवों
जो वाष्पोत्सर्जन किया जाता है वो भी क्या कर रहा है, वाटर को वाष्प में तब्दील कर रहा है। यानी कि एक जो कर रहा है वाष्पीकरण, ये क्या है, ये तो निर्जीव है, सूर्य क्या है, निर्जीव, या सूर्य का जो टेम्परेचर कर रहा है, टेम्परेचर तापमान तो निर्जीव है। और दूसरा कौन कर रहे हैं, सजीव कर रहे हैं। सजीवों में आपको पता है दो होते हैं, एक होता है आपका पादप और दूसरा जल। ये दोनों मिलकर के क्या करें, वाष्पोत्सर्जन करें। तो दो हो गया। क्या और कोई प्रक्रिया है जिससे हवा में वाष्प जाता है, बताएं। और कौन सा है, बताइए भी क्लास में, ज्वालामुखी हाँ मैंने बताई। ज्वालामुखी से कैसे जाता है, जलवाष्प। ज्वालामुखी फटने से सबसे ज्यादा जिस गैस का उत्सर्जन होता है वो क्या है, जलवाष्प है, बड़े पैमाने पे जलवाष्प का। क्योंकि आपको पता होगा ज्वालामुखी वही होगी जहाँ पे जो आपका महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों का मिलन होता है, वहीं पे ज्वालामुखी होगी। अगर कहीं पे जो है महाद्वीपों के अंदर है ज्वालामुखी तो उद्गार नहीं करेगा, फिर वो सुसुप्त ज्वालामुखी होगा या शांत ज्वालामुखी होगा, क्योंकि उसको जल का संपर्क चाहिए ही चाहिए। जैसे जब आप देखें ना आग जल रहा हो और उसमें पानी डालिए तो बहुत तेजी से धुआं उठता है उसमें से, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और क्या कहते हैं उसको बुझाने का अगर काम कर रहे हैं तो धुआं उठता है। ऐसे ही ज्वालामुखी वहीं विस्फोट होगा जहाँ पे जो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट आसपास होंगी, महाद्वीपीय और आपका महासागरीय जो प्लेट है ये जहाँ मिलेंगे वहीं पे भी वहीं पर ये ज्वालामुखी उद्गार होगा। अगर आप सोचे कि हिमालय में ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो उद्गार नहीं होगा, रीजन वहाँ पे पानी का संपर्क नहीं है। अगर आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। प्रशांत रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है, यस, महासागर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो इलाके हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या है, रिंग ऑफ फायर कहलाते हैं। रीजन यहाँ पे महासागरीय महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं, उधर आप देखिए अमेरिकन प्लेट है, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है, इधर आप यूरेशियाई प्लेट है, सब महासागरीय प्लेट। जो आपका सबसे बड़ा प्लेट है वो है आपका प्रशांत महासागर का। और इस महासागर के प्लेट से जब महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं जहाँ जहाँ भी टकराती हैं वहाँ सब जगह क्या होता है, ये ज्वालामुखी उद्गार वाली संभावनाएं होती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार प्रशांत महासागर के चारों तरफ होता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है या अग्नि वलय, अग्नि का घेरा या रिंग कहा जाता है। तो ये देखिए आपका वाष्पोत्सर्जन कहाँ से हो रहा है, या जो वाष्प निकल रहा है, जलवाष्प निकल रहा है ज्वालामुखी से, क्योंकि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का एरिया होगा, यानी कि पानी के संपर्क में जब वो लावा मैग्मा आएगा तब वहाँ पे क्या होगा, बहुत तेजी से वो उठेगा और प्लेट को फाड़ेगा और बाहर निकलेगा। तो जल का संपर्क अगर होगा तभी वहाँ पे जाकर ज्वालामुखी होगी, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ये सबसे बड़े आपके सोर्सेज हैं जो आपका लिक्विड वाटर है, इसको वाष्प में तब्दील करते हैं। अब ये जो वाष्प में तब्दील होकर के क्या होता है, ऊपर उठता है, वाटर ऊपर उठता है और ऊपर जैसे जैसे जाता है टेम्परेचर डाउन होते जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 32, नहीं 165, हाँ 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। और धरती के नीचे जब आप जाते हैं तब 32 मीटर गहराई पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये आपका वाष्प ऊपर जाता है धीरे धीरे क्या होगा, संघनित होगा, ये फिर से बूंदों में कन्वर्ट होगा और जब ये बूंदें भारी हो जाएंगी इनको हवा अपने पास नहीं रोक पाएगा, तब ये बारिश के रूप में वापस धरातल पे आती हैं। और अगर ये और ऊंचाई पे चली गई हिम रेखा के पास तो क्या होंगी, हिम में ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और बर्फ के रूप में गिरेंगी। अगर ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहाँ पे भी आपका वाटर क्या होगा, ठोस रूप में होगा। अगर आपका कोई पर्वत है और वो हिम रेखा के ऊपर है, जैसे आप देखते हैं 4000 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद हिम रेखा शुरू हो जाता है, तो वहाँ से बर्फ बनने लगते हैं, पर्वतों की चोटियों पर भी बर्फ बनने लगते हैं। और ये हिम रेखा हर जगह यही ऊंचाई नहीं है, आप देखेंगे आपके
हिमरेखा के पास 4000 मीटर से ऊपर अगर जाएंगे तो हिमरेखा मिल जाएगा। अगर आप ध्रुव के पास जा रहे हैं तब तो आपको बहुत कम ऊंचाई पर ही, वहाँ तो नीचे ही बर्फ बन जा रहा है, ध्रुव पे ही बन जा रहा है, ऊंचाई पे ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा पे हैं तब ये आपका 5000 6000 की ऊंचाई मतलब मीटर की ऊंचाई भी हो सकती है हिमरेखा की। इसलिए यहाँ के पर्वतों पर बर्फ नहीं पाए जाते क्योंकि इनकी जो चोटियाँ हैं उस हिमरेखा के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाष्प से जल में बना या बर्फ में बना और फिर ये बर्फ से फिर से वापस जल बनेगा। तो ये जो प्रोसेस चला ये आपका हो गया जो है जल चक्र। आपकी धरती पर 100% में से कितना प्रतिशत जल लवणीय है यानी कि नमक युक्त है? 97% वाटर क्या है? लवणीय है या नमक युक्त है। और इसके अलावा 3% मीठे पानी का, 3% मीठे पानी मीठा पानी है, मीठा पानी है। अब इस 3% मीठे पानी को अगर 100% मान ले तो कितना प्रतिशत आपके यहाँ मीठे पानी के रूप में किस रूप में है मीठा पानी? 75% जो है बर्फ की छत के रूप में, 75% मीठे पानी का और 24% जो है भूमिगत जल का। ओके 24% भूमिगत जल और 0.3% झील है। हाँ 0.3% क्या है? झील। 0.03% जो है नदियों का है। ये नदियों में है। इसके अलावा जो बचेगा वो आपकी इन्वायरमेंट में है। इसके अलावा जो बचेगा वो वायु में है, वाष्प के रूप में। तो ये आपका धरती पर पाया जाने वाला जल का रेशियो है जिसमें से अगर आप देखेंगे धीरे धीरे ये 30% भी नहीं रह जा रहा है क्योंकि ये जो 75% आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा बर्फ के रूप में है, ये क्या हो रहा है? पिघल रहा है। चाहे वो उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, चाहे वो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर्स की बात करेंगे, सब बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और कभी आप जो है अगर इसका बढ़िया से सर्वे किया जाए तो इसमें काफी कमी आ गई होगी। और दुनिया का सबसे तेज ग्लेशियर्स कहाँ के पिघल रहे हैं? पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया है, सबसे तेज कहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं? उत्तरी ध्रुव के या दक्षिणी ध्रुव के या हिमालय के या दक्षिणी ध्रुव? हिमालय के, क्योंकि हिमालय उष्णकटिबंध में है और टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा या सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आएगा? हिमालय उष्णकटिबंध या उपोष्णकटिबंध में आएगा। तो इसलिए सबसे तेज जो ग्लेशियर्स पिघलने का दर है वो आपके हिमालय का है, याद रखिए। बाकी जगह भी उसका असर है दिख रहा है लेकिन सबसे तेज कहाँ है? वो हिमालय वाले के पीछे का असर है। तो ये आपका जल चक्र हो गया। दूसरा आपने पढ़ा था कार्बन चक्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपके शरीर का शुष्क कितना प्रतिशत भाग कार्बन से बना है? 49% भाग आपके शरीर का शुष्क कार्बन यानी कि शुष्क भाग कार्बन से बना है। 100% कार्बन का कितना प्रतिशत आपके जल में घुलित रूप में है? 71। यस 71% आपके कार्बन जो है वो जल में घुलित रूप में है और बाकी जो बचेगा वो आपका कहाँ हो जाएगा? स्थल में। तो ये आपका कार्बन है और कार्बन चक्र भी आप सभी को पता है ये भी ठोस रूप में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। सब में ये घुली हुई अवस्था में, जैसे पेट्रोलियम में घुली हुई अवस्था है, जब पेट्रोल को जलाएंगे तो गैस रूप में आ जाएगा। जल में घुली हुई अवस्था में है। अगर वहाँ के जो पादप प्लवक है वो समाप्त हो जाएंगे तो जो घुलने का दर है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो घुलेगा कम तो इन्वायरमेंट में होगा ज़्यादा। तो ये भी क्या है? गैस रूप में भी मिलेगा, आपका ठोस रूप में भी मिलेगा। ठोस मतलब जैसे कोयला हो गया, जैसे आम हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जितने भी जो जंतु हैं सबके अंदर क्या है? कार्बन है। तो आप ठोस रूप में है, कोयला ठोस रूप में है, वनस्पतियाँ ठोस रूप में है, तो कार्बन ठोस रूप में भी है, लिक्विड रूप में भी है और गैसीय रूप में भी है। आपके इन्वायरमेंट में किस रूप में है? गैसीय रूप में है। आप ये चीज़ क्लियर हो गया ना? ये सारी चीज़ें कभी कम ज़्यादा नहीं थी बल्कि बराबर ही है। उनका स्वरूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें खत्म नहीं होती और हम उसको समाप्त नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते, सिर्फ उसका स्वरूप बदल सकते हैं। जैसे हमने कार्बन का स्वरूप बदल दिया है, गैसीय रूप में कर दिया, हमने जल का स्वरूप बदल दिया, मीठे से खारे में कर दिया है। तो हम सिर्फ उसका स्वरूप बदल करके उसका यूज कर सकते हैं लेकिन हम उसको समाप्त भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। जो आपका कार्बन है
जाती है। फिर उसको कवक और बैक्टीरिया क्या करते हैं, तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं। और जब मिट्टी में मिलाएंगे, अगर जलीय क्षेत्र है वहाँ की वनस्पतियाँ और जीवों को विघटन हो रहा है तो वो जल में मिलेंगे, अगर स्थल पे है तो मिट्टी में मिलेंगे। तो फिर उसको पौधे क्या करेंगे, वापस प्राप्त करेंगे या किसी न किसी माध्यम से वापस वो इन्वायरमेंट में आएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो कार्बन इन्वायरमेंट से लेते हैं। इन्वायरमेंट का कार्बन कैसा है, गैसीय रूप में है, यानी कि उस गैसीय रूप को उन्होंने ठोस रूप में कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट बना के। आपने, हमने या जीवों ने, जो भी लोग हैं कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे और वनस्पतियाँ खुद भी उसका उपयोग करती हैं अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को हिष्ट पुष्ट रखने में। तो इन सब के अंदर क्या हो गया, वो गैसीय कार्बन ठोस रूप में आ गया, चाहे वो जीव हो या वनस्पतियाँ, वो सब क्या हो गए, ठोस रूप हो गए। अगर वो दबते हैं तो वनस्पतियाँ, तो कोयला है वो भी ठोस रूप में है। फिर यही ठोस रूप जब वापस जो है खत्म होगा और मिट्टी में मिलेगा तो वो फिर क्या होगा, या तो लिक्विड में बदलेगा या फिर इन्वायरमेंट में गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें ना तो मिट्टी में जाएंगी और ना ही सारे इन्वायरमेंट में जाएंगी। जैसे यूरिया जब खेत में डालते हैं तो सारे पौधों की जड़ को नहीं मिलता, कुछ क्या हो जाता है, वाष्प सर्जन या वाष्पीकरण हो जाता है उसका, वहाँ से वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। कुछ मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पानी के साथ छन छन करके नीचे चला जाता है। तो यानी कि वो विविध रूपों में जाता है, वहाँ कैसा कंडीशन बन रहा है ये मायने रखता है। तो ये क्लियर हो गया इसका चक्र, कार्बन चक्र भी, कि ठोस कैसे होगा, गैस कैसे होगा, द्रव में कैसे जाएगा, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूप कार्बन का क्लियर है। जल क्लियर है। नाइट्रोजन भी आपने देखा था कि जो नाइट्रोजन है वो भी क्या होता है, उसको भी जीवाणु स्थिरीकरण करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दलहनी फसलों के जीवाणु हैं, कुछ ऐसे फसल हैं जो धान के खेत में भी होते हैं और स्थिरीकरण करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको देखिए कितने चक्रों के बाद नाइट्रेट में बदलते हैं और उस नाइट्रेट को भी वो अपने मतलब जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या मिट्टी में उसको इकट्ठा कर देते हैं। अब आप देखिए मिट्टी से ठोस रूप में आया, यानी कि गैस से मिट्टी में गया, मिट्टी से प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया और एक भोजन के रूप में तब्दील कर दिया। जो आपकी दलहनी फसलें हैं, मैंने कहा था जो नाइट्रोजन वाले होते हैं ज़्यादातर फसलें, वो ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें बनाती हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं, क्योंकि कुछ आपके धान के जीवाणु भी हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उनको नाइट्रोजन की उपलब्धता कराते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत हर प्लांट्स को होती है वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, गैसीय नाइट्रोजन को ठोस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप भोजन के रूप में ले रहे हैं या जिस भी रूप में ले रहे हैं, और वो क्या होगा, लिक्विड रूप में भी रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो आप सांस लेते हैं उसमें जितना मात्रा इन्वायरमेंट में है उसी रेशियो में आप सांस भी लेते हैं। तो वैसे भी आपके अंदर जा रहा है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते, वो फिर बाहर निकल जाता है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ऑक्सीजन का यूज करते हैं। आपका हीमोग्लोबिन उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी करता है या परिवहन करता है। बाकी जो गैस है नाइट्रोजन और कार्बन वो वापस फिर फेफड़े से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका भी चक्र चलता है। जो आपका दलहनी फसलों में जो जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनका क्या नाम है मैम? राइजोबियम। राइजोबियम। और कोई नाम बताइए। ये थोड़ा सा आप लोग 2-3 लाइन नोट कर लीजिएगा कि धान के खेत में कौन स्थिरीकरण करता है, दलहनी की फसल, दलहनी में तो राइजोबियम होगा। नोट कीजिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें फटाफट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन, मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण नाइट्रोजन, स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण, स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं, यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं एजेटोबैक्टर, तथा क्लास्ट्रीडियम, और दोनों अनाक्सी हैं। क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर अनाक्सी है, अनाक्सी। और दूसरा है
अनुपस्थिति में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करे वो अनाक्सीन होता है। तो ये देखिए किसी के फसल में नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। ये याद रखिएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र रूप से जो मृदा में पाए जाते हैं वो जीवाणु कौन से हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में। तो ये दो नाम एज़ोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ये किसी दलहनी या तिलहनी या धान के खेत में नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र मृदा में रहते हैं और ये मिट्टी में ही नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ये दो नाम। आगे नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बाढ़ग्रस्त धान के खेत में, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बाढ़ग्रस्त धान के खेत में मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त धान के खेत में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए, बाढ़ग्रस्त धान के खेत में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, एनाबीना, एनाबीना नाम आया है एग्जाम में, और ओलोसिरा, एनाबीना दूसरा है ओलोसिरा तथा नास्टाक, नास्टाक वेरी इंपॉर्टेंट, नास्टाक, नास्टाक, एनाबीना, ओलोसिरा, नास्टाक का नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले, नास्टाक का नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं में प्रमुख स्थान है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं में प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में, राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों या पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ ग्रंथिका में निवास करके, जड़ ग्रंथिका में निवास करके बहुत प्रभावी सहजीवी, बहुत प्रभावी सहजीवन को दर्शाता है। इसके अलावा कुछ बड़े प्लांट हैं जिनके ग्रंथियों में नाइट्रोजन के जीवाणु रहते हैं, नोट कर लीजिएगा। फली पौधों के अतिरिक्त कई उच्चतर पौधों की प्रजातियां, फली पौधों के अतिरिक्त कई उच्चतर, फली पौधों के अतिरिक्त कई उच्चतर पौधों की प्रजातियां ब्रैकेट में जैसे कैजुराइना, 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 कैजुराइना एक बड़ा प्लांट है और एक और भी प्लांट है जिसका नाम है एलनस, एलनस, एलनस।
ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, इलनेस ब्रैकेट बंद, आदि भी ग्रंथिकाशय प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, भी ग्रंथिकाशय प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जैसे फ्रैंकिया, जैसे फ्रैंकिया, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक्टिनोमाइसिट, एक्टिनोमाइसिट, एक्टिनोमाइसिट जीवाणु है, एक्टिनोमाइसिट जीवाणु है। दूसरा जीवाणु आजो स्पर्लिन, आजो स्परिलम, स्परिलम, आधा नाम है पूरा नाम आजो स्परिलम, आजो स्परि आधा नाम फिर पूरा नाम है स्परिलम भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जो कि विभिन्न उष्णकटिबंधीय घासों की, जो कि विभिन्न उष्णकटिबंधीय घासों की जड़ सतहों के ऊपर वृद्धि करता है, जड़ सतहों के ऊपर वृद्धि करता है। ये आपके हो गए जो स्वतंत्र रूप से मृदा में स्थिरीकरण कर रहे हैं अनाक्सीय जीवाणु। आपकी एनाबिना हो गया, ओलोसिरा हो गया, नास्टार्च, ये धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा फ्रैंकिया जो कि एक एक्टिनोमाइसिटिक जीवाणु है, ये भी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है, लेकिन बड़े प्लांट्स में कर रहा है। एक और नाम ओजोस्पर्लिम, ये भी क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है बड़े प्लांट्स और घासों में। और इसके अलावा दलहनी फसलों में राइजोबियम, राइजोबियम कहाँ करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहनी फसलों में। छोटे क्लासेस में हम यही पढ़ते हैं कि दलहनी फसलों के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन आईएएस में ये छोटी छोटी चीजें छोड़ करके ये पूछ लेगा कि उष्णकटिबंधीय धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसमें से कौन से जीवाणु करते हैं या इसमें से कौन सा नहीं करता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएएस के दृष्टिकोण से, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। आईएएस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र रूप से मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का क्या नाम है। तो एक है आपका एज़ोटोबैक्टर, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम, और ये अनाक्सी यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऐसा काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये इतने सारे जीवाणु हैं जो आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और प्लांट्स में। तो नाइट्रोजन का आप लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया। फास्फोरस चक्र हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, सल्फर चक्र, सल्फर चक्र, ऑक्सीजन चक्र भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का निर्माण कौन करते हैं, पादप, पादप करते हैं। कैसे, प्रकाश संश्लेषण करके। कई बार क्वेश्चन में आता कौन सी क्रिया एनवायरनमेंट में कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता,
तो वहाँ पे दे देगा एक आपका प्रकाश संश्लेषण। तो ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता बल्कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। उस समय ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। जो प्लांट्स हैं ये भोजन बनाने के लिए जमीन से अपनी जड़ों से खनिज लवण और वाटर लेते हैं। वाटर जाइलम लेके जाता है पत्तियों के पास, जो कि प्रकाश संश्लेषण कौन करती है? ज़्यादातर पत्तियां करती हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। जिनके पास क्लोरोफिल होगा वही प्रकाश संश्लेषण करेगी, और पत्तियों के पास ही ज़्यादातर क्लोरोफिल होता है। तो भोजन बनाने का काम उनका है। जैसे आप देखते घर में भोजन हर कोई नहीं बनाता, माँ है, बहन है, या ऐसे लोग जिनको जिम्मेदारी। बाकी लोग क्या करेंगे? बाजार से सब्जियाँ ला देंगे, बाकी सामान ला देंगे, लेकिन भोजन कौन बनाएंगे? कुछ महिलाएं जो नियुक्त होती हैं भोजन के लिए। ऐसे ही आपके प्लांट्स में भी भोजन हर कोई नहीं बनाता। मैक्सिमम भोजन बनाने का काम पत्तियां करती हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो जड़ों से कुछ चीज़ें प्राप्त करती हैं। जैसे जाइलम जल ले जाके पत्तियों को देता है, फ्लोएम खनिज तत्व ले जाकर के पोषक तत्व उनको देता है, और वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर जो है जो आपका जल है उससे हाइड्रोजन ले लेती है, वहाँ से कार्बन ले लेती है, बाकी और खनिज तत्वों को मिला करके कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लेते हैं, और उस वाटर से ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में मुक्त कर देते हैं। तो ऑक्सीजन बनाने का जो काम करता है वो कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। और ऑक्सीजन भी देखिए आपका प्लांट्स ने क्या किया है? उसको जल से मुक्त किया। वो घुलित रूप में है, आपका जल में है, घुलित रूप में है, और फिर वो इन्वायरमेंट में आएगा तो क्या हो गया? वो ऑक्सीजन यानी कि वायु रूप में है। आप उसको लेते हैं, आपके ब्लड के द्वारा वो आपके शरीर के अन्य जगहों पे जाता है, और आपके शरीर में जो आप भोजन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट जो एटीपी के रूप में कन्वर्ट रहता है, उसको एडीपी में कन्वर्ट करके ना फिर टूटता है, फिर उससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये भी देखिए लिक्विड से फिर आपके ठोस में, फिर ठोस से फिर गैस में, फिर आप ऑक्सीजन फिर क्या करते हैं? बाहर भी निकलता है। कार्बन जैसे जो ऑक्सीजन जाता है, भोजन जो आपके अंदर कन्वर्ट है ठोस रूप में या संचित रूप में है, उससे आपको ऊर्जा देता है। एटीपी से ऊर्जा नहीं मिलता, एटीपी संचित होता है। जब वो एडीपी में कन्वर्ट होता है तब हमारे शरीर में ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये करने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, जो हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका भी चक्र चल रहा है। ये कभी जल में है, लिक्विड रूप में, घुलित रूप में, फिर इसको जो है पत्तियाँ जो है इसको क्या करती हैं? हवा में लेकर के आती हैं, हवा से फिर हम सब लोग उसको लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो इनका भी चक्र चलता रहता है ऑक्सीजन का। अच्छा ये बताइए, जो पोषक तत्वों का भी चक्रण होता है, इसका मतलब पोषक तत्व कभी नष्ट नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते, उनका चक्रण चलता रहता है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, प्लांट्स के पास इनकी कमी हो गई है, हमारे शरीर में इनकी कमी हो रही है? कमी क्यों हो रही है? फिर जब ये जितने थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे, और ये चक्र चलता रहता है। मिट्टी लेकिन अब वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा तो पौधे नहीं ले पाते। ठीक है, अच्छा बताया आपने। और कोई बता सकता है कुछ? संख्या की नीचे चला जाता है, उससे भी मतलब पोषक तत्व नहीं मिल पाते पौधों को। ठीक है, ये भी चलिए। और कुछ जैसे हम कहते हैं कि खाद्यान्नों की कमी हो रही है और बाकी चीज़ों की कमी हो रही है, लेकिन उत्पादन तो जारी है। बढ़ती जा रही है, इससे भी पोषक तत्वों का नष्ट होता है, बंजर भूमि मिट्टी में पोषकता की कमी क्यों है? हर मिट्टी अब धीरे धीरे ऊसर क्यों हो रही है? और जब ये पोषक चीज़ें वापस मिट्टी में मिलती ही हैं, ये तो विधि का विधान है कि जो चीज़ें मिट्टी से बन के बाहर आई हैं वो फिर मिट्टी में मिलनी ही है। कहते नहीं शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है ना, कहते हैं वो वापस फिर उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। तो अगर ये बनता रहता है, मिलता रहता है, तो कमी क्यों हो रही है? फिर हमें कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चक्र चल रहा है, इसका मतलब सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। देखिए हमने कहा था ना, पोषक तत्वों को आप नष्ट नहीं कर सकते, ना उसे बना सकते हैं, लेकिन उसका रूप बदल सकते हैं। आपने ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की जनसंख्या बढ़ा दी है जो उस पोषक तत्वों को ग्रहण करने वाले हैं। अगर वो पोषक तत्व ठोस रूप में ही ज़्यादा रह जाएंगे, मिट्टी में नहीं जाएंगे। जैसे जब जनसंख्या कम थी तो बहुत सारे पेड़ पौधों की जो खाने पीने की चीज़ें सब तो हम खाते नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ज़मीन पे गिर के सड़ती रही होंगी और मिट्टी में मिल जाती रही होंगी, क्योंकि इतना खाने की हमारी कैपेसिटी नहीं थी, संख्या भी थी। लेकिन धीरे धीरे खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उत्पादन करने वालों की संख्या घट रही है। जो इस चक्र में सबसे बड़ा योगदान देते हैं उनकी संख्या हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और उसको ठोस रूप में
रखने की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उसको खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि मानव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मानव को ये सारी चीज़ें चाहिए अपना पेट भरने के लिए, अपना शरीर डेवलप करने के लिए। अब अगर डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई उतना ही रहेगा, तो समस्या होगा कि नहीं होगा। यानी कि डिमांड से तो उतना ही है या उतना नहीं बढ़ पाया जितना सप्लाई, मतलब जो है डिमांड से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सप्लाई उसकी अपेक्षा उतनी नहीं बढ़ पाई। अब जो हम हमारे शरीर में पोषक तत्व अभी हैं, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी वो मिट्टी में मिलेगा नहीं, और जब तक वो मिट्टी में मिलेगा नहीं वो वापस प्लांट्स को मिलेगा नहीं। तो प्लांट्स उससे बनाएंगे कैसे? यानी कि वो पोषक तत्व क्या है, इसी रूप में ज़्यादा रह जा रहे हैं, वो मिट्टी को जल्दी प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं, या मिट्टी को कम प्राप्त हो रहे हैं, जितना उसको मिल नहीं रहा उससे ज़्यादा फिर लोग उससे उनको चाहिए। आप चाहते हैं कि साल में 4 बार फसल उगाएं और उत्पादन ज़्यादा हो, तो उसको उतना पोषक तत्व भी दीजिए। आप वो दे नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मतलब जो है प्राप्त करके उसको मानव ग्रहण कर रहा है और वो ठोस रूप में घूम रहा है। जब तक वो टूटेगा नहीं, मिट्टी में मिलेगा नहीं, तो पोषक तत्व कहाँ से आएंगे मिट्टी में, और फिर पोषक तत्व की कमी होगी। यानी कि अभी भी धरती पर पोषण चक्र चल रहा था ना, वो सारे चीज़ें उतना ही मेंटेन है। आखिर हमारी शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ों से बना है, और जब हमारा शरीर खत्म होगा तो वो सारी चीज़ें मिट्टी में मिलेंगी। तो जब ये खत्म ही नहीं होगा, या ऐसे बहुत सारे ना खत्म होने वाली आबादी बढ़ जाएगी, तो मिट्टी की पोषकता हम सारी खींच ले रहे हैं, तो फिर क्या बचेगा? फिर तो नहीं, कमी होगी ही होगी। यानी कि दुनिया में धरती पे कमी नहीं है, उतना ही है, लेकिन क्या उसका रूप, जैसे हमने कहा नहीं, कार्बन तब भी उतना ही था, लेकिन समस्या आज हो रही है क्योंकि हमने उसको ठोस से, द्रव से गैसीय रूप में ले आया है, और गैसीय रूप में लाने की वजह से समस्या क्रिएट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, बीमारियाँ हो रही हैं। ऐसे जो पोषक तत्व थे जो मिट्टी में भी होते थे, प्लांट्स के रूप में होते थे, फल फ्रूट्स के रूप में होते थे और रूप में होते थे, वो सब क्या हो गए हैं? ठोस रूप में आ गए हैं, यानी कि जीवधारियों के रूप में आ जा रहे हैं, और जीवधारी उसको ग्रहण करता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो वापस मिलेगा नहीं, तो ये वो इस चक्र में योगदान तब तक नहीं रहेगा जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद ही वो सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। और समस्या ये हो गई है कि ग्रहण करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो उस पोषकों का चक्कर करके, मतलब चक्कर करके उपलब्ध कराता था लोगों को, उसकी संख्या घटती जा रही है, प्लांट्स घटते जा रहे हैं, मानव बढ़ता जा रहा है, पोषण चक्र में डिस्टर्बेंस हो रहा है। बात समझ में आ गया? यानी कि जो जा रहा है धरती के नीचे वो तो शुरू से ही जा रहा है, शुरू से बारिश होता है, छनता है, जाता है, लेकिन नेचर ने इतना दिया था कि छनने के बाद और सारी चीज़ें होने के बाद भी वो ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती थी। लेकिन अभी क्या, हमने उसका स्वरूप एक तरह से एक रूप में ज़्यादा दिन तक रख दिया है, तो दिक्कत अभी हो रहा है। अब कार्बन को अगर हम ढेर सारे प्लांट्स लगा दें और कार्बन को प्लांट्स ऑब्जर्व कर लें, तो क्या हो जाएंगे? वो कार्बन ठोस रूप में आ जाएगा, तो हमें समस्या नहीं होगी। यानी कि कार्बन तो उतना ही था, समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक ही रूप में बढ़ता जा रहा है, और उसका स्वरूप हम नहीं बदल रहे। जो प्लांट्स उसका स्वरूप बदलते थे उनकी संख्या घटा दे रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। ऐसे ही पोषक तत्वों का भी इसलिए कमी महसूस हो रही है क्योंकि जो पोषक तत्व जल्दी जल्दी मिट्टी में मिलके फिर प्लांट्स को मिलते थे, प्लांट्स बनाते थे, अब वो पोषक तत्व मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं। उसकी जगह हम कृत्रिम चीज़ों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जो कि मिट्टी के लिए हार्मफुल है। बात समझ में आ गया? यानी कि जो चीज़ें चल रही थी वो अब सही से नहीं चल रही हैं। तो अभी तक इस चैप्टर की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। जो आपका सल्फर आपने देखा था, सल्फर चक्र भी देखें गैसीय रूप में आता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, और इस सब के रूप में इन्वायरमेंट में आता है। ठोस रूप में रहता है तो वो कोयले में भी रहता है, आपके पेट्रोलियम में भी, पेट्रोलियम में लिक्विड रूप में रहेगा, कोयले में ठोस रूप में रहेगा, आपके शरीर में भी तो सल्फर होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व कब्रिस्तान में ज़्यादा होता है, मतलब जनरली मरने के बाद आदमी अंदर ना रहता, कभी काफी साल तक रहता है, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। हमारे फसल उगाए तो मुझे काफी आपके कहने का मतलब है कि मृत्यु होने के बाद जो लोग फूड साधन करते हैं उससे पोषकों का चक्रण ज़्यादा अच्छे से होता है, और जो लोग उसको जला देते हैं जैसे कि हिंदू धर्म में, तो उसमें पोषक क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये बात भी सही है। अगर आपका शरीर मिट्टी में जो है धीरे धीरे गल के मिलेगा, बैक्टीरिया और कवक आपके शरीर के जो पोषक तत्व उनको मिट्टी में मिलाएंगे, हड्डियाँ तोड़ के मिलाएंगे तो फास्फोरस बढ़ेगा, आपके बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जोड़ेंगे तो उनकी मात्रा मिट्टी में बढ़ेगी। लेकिन जो जला देंगे तो क्या हो जाते हैं? वो सब गैस रूप में आ जाते हैं। हाँ बेटी, होता तो है, लेकिन उसका यूज कहाँ हो पाता है? जो मानव को ले जाके
ठीक है, आपके कहने का मतलब ठीक है कि हड्डियाँ जो जलती हैं वो राख मिट्टी में मिलते हैं, उससे मिट्टी की पोषकता बढ़ती है। लेकिन मात्रा कम हो गई ना, जो पूर्ण समाधान होगा उसमें कुछ भी नहीं खत्म हो रहा है। मैक्सिमम चीज़ें जीवाणु और जो कवक है वो मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन जब हम जलाते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो जल के राख के रूप में थोड़े में आ जाती हैं, तो कम मिलता है। हालांकि सब लोग कहते हैं जो हवा में जाना होता है हवा में चला जाता है, मिट्टी में जो जाना था मिट्टी में जल ले। तो ये मतलब एक तरीके से कहिए कई तरह का ये हार्मफुल है, ये तरीका अच्छा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तब भी ये तरीका अच्छा नहीं है, और पूर्ण समाधान भी वैज्ञानिक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है। रीज़न इसलिए है कि एक तो मतलब जैसे आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे तो अच्छा है कि जो चीज़ें हैं वो मिट्टी में मिल जा रही हैं, उससे मिट्टी को पोषकता बढ़ रही है। लेकिन बहुत सारे लैंड अनयूजुअल हो जाते हैं ना, लोग उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, तो लैंड क्या होता है, वेस्ट होता है। हर गांव या हर कस्बे में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, तो वहाँ वो चीज़ें लोग यूज़ नहीं करते, फिर वो आध्यात्मिक धार्मिक चीज़ों से जुड़ जाता है। सबसे अच्छा वो क्या नाम है, कब्रिस्तान में ही कौन खेती करने जाता है, भले वो कब्रिस्तान तो की बात कर रहे हैं बेटे, कब्रिस्तान सारा थोड़ी प्रोवाइड करते हैं, सारा नहीं प्रोवाइड होता है। सारे नहीं होते बेटे, क्योंकि इतनी सारी लकड़ियाँ रखते हैं, लकड़ियों का राख भी रहता है उसमें, तो कितना उसमें थोड़ा सा हड्डियाँ थोड़ी राख डालते हुए प्रवाहित करते होंगे, मुझे तो पता नहीं है, मूवीज़ में ही देखा है, तो इतनी सी भी कितना आएगा। सबसे अच्छा जो माना जाता है साइंटिफिक तरीके से वो कौन सा है, पारसी हो जो करते हैं, पारसियों का कौन सा समाधान, खुले खुले अर्ध समाधान, समाधान, हाँ अर्ध समाधान, यस, या आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, अर्ध नहीं, हाँ, आंशिक आंशिक समाधान। 3 तरह का होता है, पूर्ण समाधान, समाधान, कलश समाधान, और आप कलश नहीं, कलश। पूर्ण समाधान में ही कलश भी आ गया, पूर्ण समाधान, दाह संस्कार और आपका आंशिक समाधान। सबसे अच्छा साइंस जिसको मांगता है वो क्या है, आंशिक समाधान। मैम लेकिन अब गिद्धों की संख्या जैसे कम हो रही है तो फिर अब तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर ऐसे कर दिया जाए तो। अभी भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं जिनके लिए भोजन उपलब्ध हो जाता है, और एक ये बात तो है कि ऐसे करने से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप मांसाहारी जीवों की संख्या घट रही है। मांसाहारी जो जीव हैं वो आपके गांव एरिया में कहाँ मिलेंगे, यहाँ शेर तो है नहीं, यहाँ पे जो नॉर्मली आते थे वो थे आपके चील, बाज और गिद्ध, जो हमारी वजह से विलुप्त हो जा रहे हैं। तो और आपके जो डॉगीज हैं और ये सब जो आपके सर्वाहारी हैं, ये ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे नहीं, तो ये समस्याएं तो होंगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें फिर उन जीवों का जो सफाई कर्मी हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा फिर समस्या होगा। लेकिन सही यही है कि जो है आंशिक समाधान होना चाहिए, मतलब वाकई में ये हम अगर इसको मैटर को बाद में रख दें कि हाँ उनको ग्रहण करने वाले जीवों की संख्या हमारी वजह से नहीं रही या कम हो गई, तो इसको अगर साइड कर दिया जाए और एक साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए तो इससे देखिए बहुत सारे जीवों का पेट भरेगा, और फिर उनके मरने के बाद मिट्टी में मिलेगा, पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी। कहीं पे जल का प्रदूषण नहीं हो रहा है, हवा का प्रदूषण नहीं हो रहा है, कहीं पे लैंड वेस्ट नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो समाधान है ये सबसे अच्छा माना जाता है जो पारसी धर्म में होता है, आंशिक समाधान। और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में भी तो तीनों थे जी, वो लोग कितने विद्वान थे, तीनों तरह के समाधान करते थे, आंशिक भी करते थे, पूर्ण भी करते थे और दाह संस्कार भी करते थे। ठीक है, चलिए अब अभी तक तो आपने जो पढ़ा उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन मानसी, कोई क्वेश्चन बेटी? मैम ये जो राइजोबियम है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं करता है क्या? राइजोबियम ये भी करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मैंने कल बताया था ना कि जो नाइट्रोजनीकरण है वो जब नाइट्रेट में बदलेगा तो क्या होगा, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और जब विनाइट्रीकरण होगा वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होगा। तो ये बात समझ में आ गया? तो और कोई क्वेश्चन? मानसी बेटी आप बेझिझक जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना पूछ लिया कीजिए, आप अगर थोड़ा हेजिटेट करते हो, बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं, जो भी दिमाग में क्वेश्चन आए किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा उत्तर तो मैं बताऊंगी सब। अच्छा, जंग लगे हुए तार को जब जलाते हैं तो उसमें से ब्लू कलर की लाइट निकलती है, बताइए क्यों है ऐसा? जंग लगे, हाँ कौन सा धातु का जंग किस पे लगता है? मैक्सिमम लोहे पे लगता है।
चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे आपने अगर ब्रह्मांड आप लोगों ने पढ़ा है ब्रह्मांड, उसमें देखा होगा आपने, तारे होते हैं। कौन सा सबसे ताप वाला तारा होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से तारे के पास होता है? रेड के पास, वाइट के पास, ब्लू के पास या येलो के पास? ब्लू के पास होता है। सबसे ज़्यादा जो ताप होता है वो ब्लू के पास होता है, ब्लू स्टार। और सबसे कम रेड। उसके बाद वो खत्म हो जाता है, काला दानों, बामन दानों या ब्लैक होल जो भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हम शुरू में गैस जलाते हैं तो गैस का जो लौ निकलता है उसमें थोड़ा थोड़ा नीला नीला निकलता है, क्योंकि उसमें उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा होता है। और आपको जब वो टेम्परेचर धीरे धीरे खत्म होता है तो वो लाल होने लगता है, बाद में फिर काला हो जाता है। तो इसका मतलब जब ब्लू जल रहा है तो इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा है और वो भी अच्छा खासा टेम्परेचर देगा। आपका जो लोहे का रॉड है वो जब ये क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में नमी और ऑक्सीजन की आता है ना संपर्क में, और नमी मिलती है। जब लोहे को नमी मिलती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और उसका मतलब उसमें होता है ना रासायनिक क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है जंग लगते हैं, और जंग लगने से लोहे का भार भी बढ़ जाता है, क्योंकि नमी आ गई है उसमें। तो आप उसको आप जला रहे हैं तो जला रहे हैं तो नीला निकल रहा है। इसका मतलब ये है ना, इसका टेम्परेचर से लेना होता है। टेम्परेचर जैसे जब बहुत ज़्यादा निकलता है या जहाँ से ज़्यादा हीट प्राप्त होती है वो शुरू में नीला जलता है। इसके पीछे ये रीज़न होना चाहिए। हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है और इसमें अगर और भी कोई बात है तो हम नहीं जानते, बट इतना जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बताया बेटी कि जो जंग लगने के बाद जलाते होंगे तो उसमें यही कुछ होगा कि वो ज़्यादा मतलब जो है टेम्परेचर या ताप निकालता होगा, इसलिए नीला दिखता होगा। फिर धीरे धीरे देखिए वो फिर अपना कलर चेंज करते चला जाता है और लास्ट में आप देखते होंगे कि येलो भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है, कलर बदलते चला जाता है। तो और कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन कर ले जो हमने अभी तक पढ़ा। यस ठीक है, चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों का तैयार है या नहीं। प्रश्न है, आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपको बिल्कुल रटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिम तथा ग्लेशियर के रूप में मीठे पानी का कितना प्रतिशत पाया जाता है धरती पर? 3%। हिम तथा ग्लेशियर के रूप में मीठे पानी का कितना? 75%। 75%। मैंने मीठे पानी का नहीं पूछा। हिम तथा ग्लेशियर के रूप में मीठे पानी का 75। भूमिगत जल, मीठे पानी का भूमिगत 24% लिखा है, उसको मत देखिए। 24%। और झील के 0.3%। 0.3%। और जो बचा 0.03%। 0.03% आपका कहाँ है? नदी में। ठीक है, देखिए गलत जगह निगाहें जाती हैं आप लोगों की। इससे पता चलता है कि आप लोग का मन जो है ना स्थिर नहीं रहता, वो भटकता रहता है। यहाँ कंसंट्रेट नहीं है बल्कि देख रहा है कि नहीं मैम ने लिखा था बोर्ड पे। नेक्स्ट है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो रूप कौन सा है? नाइट्रेट। सभी को पता है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोतों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। बेहतरीन प्रश्न है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोतों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसके कौन कौन से स्रोत हैं आपको ये बताना है, और इसके बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। याद रखिएगा क्या सही नहीं है। पहला, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के द्वारा श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सही नहीं? उत्पादकों मतलब ये गलत होगा। पौधे, पेड़ पौधे नहीं, पौधे कार्बन निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। हे भगवान कितना कॉमन। अभी तो रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात को क्या करते हैं? कार्बन श्वसन करते हैं कार्बन वही तो डाइऑक्साइड। कह रहा है, जीव जंतु और पादप जब श्वसन करते हैं, उत्पादक मतलब प्लांट्स और बाकी जीव मतलब जो उपभोक्ता है, उत्पादक और उपभोक्ता श्वसन द्वारा कार्बन निकालते हैं। सही है, हम हमेशा करते हैं और वो केवल रात में करते हैं क्योंकि वो दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
बात समझ में आ गया ना? देखिए थोड़ा सा अगर उस पर क्वेश्चन कर लो तो आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, आप सही बता रहे थे, ठीक। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आप सबके बताना था। दूसरा, ज्वालामुखी क्रियाओं तथा जीवाश्म ईंधनों के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार और जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में मुक्त होता है? बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी नहीं होगा, आज सबने बताना है। तीसरा, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अक्षय ऊर्जा किसे कहेंगे? जिसका क्षरण ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। तो अक्षय ऊर्जा किसे कहेंगे? मतलब कि उदाहरण, एग्जाम्पल, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आकस्मिक ऊर्जा, ऐसे बहुत सारे जो आपका नेचर ने बनाया है जो कभी समाप्त नहीं होंगे। आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो अक्षय ऊर्जा से कह रहे हैं, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या ये बात सही है? नहीं। तो यही क्या हो गया? गलत सही हो गया। चौथा था, जंगल में लगने वाली आग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में सहायक होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो ठोस कार्बन ही तो है जो जल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर, यानी कि वो जलेंगे तो क्या होगा? कार्बन निकलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आईएएस का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ कोट है, पहले उसको सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जैव पदार्थों का अपक्षय है, ज्वालामुखी क्रिया है, और आपको बताना है कि पृथ्वी में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। इसमें से कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कार्बन चक्र में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि वो किसी न किसी चक्र में अपना योगदान दे रहे हैं। कार्बन को चाहे वो ठोस रूप में ला रहे होंगे, चाहे वो लिक्विड में ला रहे होंगे, चाहे वो गैस में ला रहे होंगे, लेकिन वो कार्बन के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, कोड की सहायता से बताना है। तो पहला था प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय और चौथा है ज्वालामुखी क्रिया। आप कोट ले लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत सही है, बिल्कुल, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका प्रकाश संश्लेषण कहीं से भी कार्बन नहीं निकालता, तो पहला हटा दीजिए। आप दिया है ए में दिया है केवल पहला, चौथा, पहला नहीं है, गलत। चौथे में दिया है कि सभी, डी में नहीं होगा, गलत। बी में दिया था दूसरा, तीसरा, और सी में दिया दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको पता है कि श्वसन से कार्बन निकलता है, चाहे वो पादप करें या जीव। आपको पता है कि जब जैव पदार्थों का अपक्षय, यानी कि हमारी मृत्यु हुई मान लीजिए या किसी भी, उसको जब कवक बैक्टीरिया तोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में जो कार्बन है, आपने पढ़ा होगा ना, कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलते हैं। तो कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलेंगे तो कार्बनिक चीजें बाहर आएंगी ना। तो कार्बनिक को या जटिल को सरल में बदलते हैं, यानी कि उसको मिट्टी में घुलने लायक बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। तो ये भी होगा। और ज्वालामुखी तो आपने जानती ही है कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प भले ही निकलता है गैस रूप में, बाकी सल्फर भी निकलता है, कार्बन भी निकलता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो आपका बहुत सही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, आपको इस विचार करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों का चक्रण होता है लेकिन ऊर्जा का नहीं, ये पहला पॉइंट है। सही है, ऊर्जा एक दिशीय होता है ना। यस, क्या होता है? ऊर्जा एक दिशीय होता है, और जो एक दिशीय होगा उसका हम चक्रण कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, प्लांट्स ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीयक और फिर चतुर्थ के बाद क्या वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है, मिट्टी में नहीं मिलती। हमें ऊर्जा सूर्य से मिलती है, वो पोषक तत्वों से ऊर्जा नहीं मिलती, वो एनर्जी दूसरी चीज़ है। ऊर्जा का मतलब जो हमें सूर्य से मिलता है। ठीक, तो आपका पहला क्या हो गया? सही हो गया। हम देखिए नेक्स्ट है आपका, कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश में सीधे संचलित होता है। कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश में सीधे संचलित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, स्यूडोमोनास एक नाइट्रीकरण जीवाणु है।
स्यूडोमोनास एक नाइट्रीकरण जीवाणु है। विनाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण है ना, नाइट्रीकरण नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए तीसरा गलत हो गया, आपने ये बात जान ली, इसका मतलब आपको उत्तर मिल गया। आईएएस में दिया है, ए में दिया है पहला तीसरा स्यूडोमोनास मतलब जो है नाइट्रीकरण जीवाणु गलत, पहला तीसरा नहीं हो सकता, दूसरा तीसरा चौथा नहीं हो सकता क्योंकि पहला भी नहीं है और तीसरा तो होगा ही नहीं, उपरोक्त सभी ये नहीं हो सकता। अब आपके पास उत्तर आ गया पहला, दूसरा और चौथा, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि देख लीजिए चौथे में दिया है सल्फर चक्र गैस व अवसादी दोनों चक्रों में होता है, पता है आप लोगों को। सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में भी होता है और सल्फर हड्डियों के रूप में आपके शरीर में भी होता है, यानी कि ये ठोस और गैस दोनों रूप में होता है। तो देखिए आपको आईएएस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं है। आपके पास दो ऐसे ऑप्शन थे जिसकी सहायता से आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते थे। तो दो ऑप्शन जब पढ़े रहिए तो विकल्प मिल जाते हैं और जब ना पढ़े रहिए तो विकल्प भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस के संदर्भ में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। फास्फोरस के बारे में क्या है जो कि सही नहीं है? पहला है फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने में सहायता करता है। सही है, फास्फोरस ही से हड्डियां हो गई, कवच हो गए या दूसरे खोल हो गए या दांत हो गए, ये सब क्या है बनाने में मदद करता है, क्योंकि आपके दांत हड्डियां फास्फोरस अधिकतर खोल बनता है, लेकिन कुछ तो खोल है जैसे जो आपके काइटिन युक्त जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है फास्फोरस। ये नहीं कह रहा कि सभी का, अधिकतर जीवों की हड्डियां बनाने में, दांत बनाने में, खोल जो कवर है वो बनाने में आपका फास्फोरस योगदान करता है। नेक्स्ट कह रहा दूसरा, मैम जो नेल होता है उसमें भी हेल्प करता है बनने में। नेल, अब नेल को ये हड्डी थोड़ी है, नेल तो प्रोटीन होता है। नाखून और बाल आपके प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन है। हाँ बेटी, काइटिन, हाँ ये आपका फास्फोरस या ये कैल्शियम नहीं बल्कि ये प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता है। गलत हो गया ना। अभी आप पढ़ा है आपने कि ठोस रूप में भी होता है और गैसीय रूप में भी होता है। तो हम ठोस रूप में प्लांट्स जहाँ से प्राप्त करेंगे या लिक्विड या गैस रूप में फिर वो हमें देंगे, और बहुत सारे चट्टान ऐसे हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट तो आपको गलत बताना था, गलत आपको मिल गया। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। ये भी सही है क्योंकि एक गलत आपको मिल चुका है, तो निश्चित इसमें कोई डाउट नहीं है कि पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिज के अपरदन से होता है। मिट्टी में कैसे जाएगा? जब फास्फोरस युक्त जो खनिज है इनका अपरदन होगा तब ये जाएगा। और आपका नेक्स्ट है फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र में शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल अवसादी चक्र मतलब जो धरती में होता है, जो ठोस रूप में होता है वो आपका अवसादी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये भी आपकी यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है और वो भी कूट की सहायता से। सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमीनो अम्ल बनाते हैं। सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित करते हैं और अमीनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का एक कारक है। सही है, सभी को पता है सल्फर डाइऑक्साइड का जो साइंटिफिक सूत्र होता है क्या है? थ्री है, फोर है, बिल्कुल। देखिए बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है? SO2 ये किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? SO4। और सबसे हाँ वो क्या होता है? काफी हार्ड अम्ल होता है। H2SO4 जो होता है ये सबसे हार्ड अम्ल होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है बेंजीयोटा की कुछ प्रजातियां उपापचय द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर के तत्व स्वरूप में बदल देती हैं। क्या ये सही है? आप लोगों को मैंने लिखाया था सल्फर में कि कौन कौन सी हैं जो सल्फर के रूप को बदल देती है, जो समुद्र के तली में पाए जाने वाले कुछ
कुछ जीवाणु में इनका नाम लिखाया था। तो आपको बताना है बेजिया टोवा की कुछ प्रजातियां उपापचय द्वारा हाइड्रोजन सल्फर डाई से सल्फर के तत्व स्वरूप में बदल देते हैं। और चौथा है न्यूरोस्पोरा तथा एस्परजिलस जैसे कवक सल्फर का विघटन करने में सहायक हैं। ये सही है। ये बिल्कुल सही है, ये तो आपने पढ़ा था। लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है, उसकी जगह आपने कुछ और लिखा होगा। ये जो जीवाणु है इसका ये काम नहीं है, इसलिए आपका तीसरा गलत है। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। वैसे भी आप पता चल जाता आपको, पहले में है केवल पहला तीसरा, तो दूसरा नहीं इसलिए गलत हो गया। दूसरे में है दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा नहीं इसलिए गलत हो गया। अब उपरोक्त सभी और पहला दूसरा और चौथा में आपको कंफ्यूजन हो सकता था अगर आपने ठीक से ना पढ़ा होता। तो आपने जान लिया कि तीसरा सही नहीं है, इसका मतलब पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही है। अब आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्वों का चक्रण होता है इसको क्या कहते हैं? पहला है रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूवैज्ञानिक चक्र और चौथा है भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, पोषक जो तत्व है इनके चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। आपने देखा जो है जल चक्र देखा, कार्बन चक्र देखा, ऑक्सीजन चक्र देखा, फास्फोरस चक्र देखा, बहुत सारी चीजों का चक्र आपने देखा। इसमें से किस चक्र पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो सूर्य की किरणों का होगा? कौन से चक्र को सबसे ज्यादा सूर्य की किरण प्रभावित करेंगी? जल चक्र। सूर्य के द्वारा ही उनका रूप बदलेगा, द्रव से गैस, गैस से ठोस। ये कौन कर रहा है? टेम्परेचर कर रहा है। तो टेम्परेचर हमें कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। बिल्कुल सही, ये कई बार आया है, बहुत बार आया है। अब आज का आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये पर्यावरणीय अनुकूलन है। पर्यावरणीय अनुकूलन, पर्यावरणीय अनुकूलन का मतलब जान लीजिए आप लोग। पर्यावरणीय अनुकूलन यानी कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन, सामंजस्य स्थापित करना, यही आपका पर्यावरणीय अनुकूलन है। और इसमें आपका एक होता है संरचनात्मक अनुकूलन, संरचनात्मक अनुकूलन, दूसरा है व्यवहारात्मक अनुकूलन, व्यवहारात्मक अनुकूलन, और तीसरा है आपका शारीरिक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन। शारीरिक अनुकूलन, संरचनात्मक अनुकूलन, व्यवहारात्मक अनुकूलन और शारीरिक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन का मतलब क्या आपको पता है कि संरचनात्मक अनुकूलन किसे कहेंगे? जितने जीवधारी होते हैं वो सभी संरचनात्मक, शारीरिक और ये जितने भी अनुकूलन है सब किसके लिए है? जीवधारियों के लिए। और जीवधारियों में मतलब जीवधारियों में कौन कौन आते हैं? जंतु और पादप, यानी कि दोनों को अनुकूलन करना पड़ता है। तो अब आप मुझे बताएंगे संरचनात्मक अनुकूलन में प्लांट्स किस तरह का अनुकूलन करेंगे, जो जीव है वो किस तरह का अनुकूलन करेंगे, कौन से अनुकूलन को आप संरचनात्मक कहेंगे, कौन से अनुकूलन को आप व्यवहारात्मक कहेंगे। जैसे मैम रेगिस्तान पे पौधे ऐसे प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं कि जड़ें जलने जाती हैं तथा उनका तना है मोटा हो जाता है, तो पत्तियों पर काटते हुए जाते हैं वो उसकी छालें मोटी हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम किया जा सकता है, गहराई से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित किया जा सके। हाँ, और यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास पेड़ पौधे प्रकाश के लिए अधिक ऊंचे होते हैं और पत्ते मैम तो ये व्यवहारात्मक हो जाएगा। सही है। संरचनात्मक अपनी जो संरचना बदल रहे हैं ना, हाँ। लंबा आकार करना, छोटा आकार करना, प्लांट्स, यहाँ पे पादप की बात कर रहे हैं बाबू, यानी कि बहुत सही, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। ये है संरचनात्मक अनुकूलन, यानी कि जीरो के पास वाले जो प्लांट्स अपनी शरीर की संरचना को बड़ा कर रहे हैं, अपनी जो संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं सूर्य के प्रकाश के लिए, ये क्या है? संरचनात्मक
अनुकूलन, यानी कि वो अपनी संरचना को बढ़ा करके सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो गया? संरचनात्मक अनुकूलन। रेगिस्तान में जो प्लांट्स अपनी जड़ों को लंबा करके पानी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैसा हो गया? संरचनात्मक अनुकूलन। जो आपके जीरो के आसपास के जो जीव जंतु हैं, उनका हाथ, पैर, कान, शरीर बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा आयतन से कर सके, इसलिए शरीर का जो आयतन होता है, संरचना होती है, कैसे होती है? बड़ी होती है, ताकि वो क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कर सके। क्योंकि गर्मी है, वाष्पोत्सर्जन करके वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के जो भालू होंगे, उनके पूंछ छोटे होंगे, कान छोटा होगा, शरीर छोटा होगा और गोल मटोल पाटी होगा, यानी कि उनका शरीर ज़्यादा बड़ा ना हो, क्षेत्रफल कम हो। ये कैसा है? संरचनात्मक अनुकूलन है। तो ये कैसा अनुकूलन हो गया? संरचनात्मक। जो अपनी संरचना को बदल करके वहाँ के इन्वायरमेंट में अपने आप को इस्टेब्लिश करे या इस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को अनुकूलित करे, वो कैसा हो गया? संरचनात्मक अनुकूलन। और दूसरा जो है, ये है आपका व्यवहारात्मक अनुकूलन। इसका मतलब विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों का उस क्षेत्र के पर्यावरण के आधार पर अपना आचार विचार करना, जैसे ठंडे स्थान में रहने वाले व्यक्तियों और गर्म चीजें खाना, अधिकतर मांस मछली होना, शराब का सेवन करना, और मरुस्थल पे रहने वाले जीव जो इंसान होते हैं, उनका पानी का कम उपयोग करना, कमरे में रहना, मांस मछली होना, एकदम सही। और कम शाकाहारी होना। और एशिया में जैसे स्थान पर रहने वाले अधिकतर शाकाहारी होना, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, ये सब अच्छे से पाया जाता है। बिल्कुल शाकाहारी होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहार, अगर आप ठंडे क्षेत्र के हैं तो आपका भोजन, आपका जो दैनिक जीवन है, आपका जो ड्रेस पैटर्न है, आपका जो मतलब नजरिया है, ये कैसा है? मतलब मेनली आप किस तरह से रहते हैं, आपका खान पान कैसा है, ये चीज़ें क्या हैं? आपके व्यवहार को दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रवास, आपने देखा ना, जो जीव जंतु हैं, जो पक्षियाँ हैं, जो मानव हैं, वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। ये क्या दिखा रहा है? आपके व्यवहार को दिखा रहा है। क्या ज़्यादा ठंडक में गर्म क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, जैसे साइबेरियन सारस आपके यहाँ आते हैं। तो ये कैसा है? ना तो ये संरचनात्मक है, ना ये शारीरिक है, बल्कि व्यवहारात्मक है। ओलिव रिडले आपके यहाँ आते हैं प्रजनन के लिए, कैसा है? व्यवहारात्मक है। ये व्यवहारात्मक है, जो आपके खान पान को, आपके ड्रेस पैटर्न को, आपके रहन सहन को, आपके यहाँ से वहाँ जाने को प्रभावित करे, वो कैसा है? व्यवहारात्मक है। जैसे ठंडक में आया तो आपने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। जैसे ही आपकी ठंडक आएगी, फिर आप हल्के कपड़े पहनने लगेंगे। पर्णपाती वन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक टाइम में पत्तों को झाड़ देते हैं। हाँ, कह सकते हैं पर्णपाती वन हो सकते हैं कि गर्मियों में उन्होंने अपनी पत्तियों को झाड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपने शरीर से कम वाष्पोत्सर्जन करना है। हालांकि इसको संरचनात्मक में भी ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी संरचना को कम कर दिया ताकि आयतन कम हो जाए और आपका जो है वाष्पोत्सर्जन कम हो, तो इसमें भी आ जाएगा। तो मेनली इसको संरचनात्मक में रखना ज़्यादा सही रहेगा कि वो संरचनात्मक में है कि जब पानी की कमी हुई तो पत्तियों को झाड़ के आयतन को कम कर लिया, जब पानी अधिक हुआ। अब ये तो मैं मानव में बता रही हूँ, अब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको वो भी सही लगेगा, लेकिन उसको हम अगर देखें वाष्पोत्सर्जन के रूप में तो अपनी संरचना को कम और ज़्यादा कर रहे हैं, कम और ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यवहारात्मक समझ में आ गया। हमारा जो खान पान और बाकी चीज़ें, या हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, या जो हमारी प्रजनन को, हमारी बाकी चीज़ों को प्रभावित करती है, वो क्या हो गई? व्यवहारात्मक। और शारीरिक बताइए, शारीरिक में क्या होगा? शारीरिक में नहीं कुछ बताएंगे? शारीरिक में क्या होता है? जैसे मैम ध्रुवीय क्षेत्र पे भालू वगैरह के बहुत बड़े फल होते हैं, तो वो भी तो कहा जाएगा शारीरिक में। क्या बेटे? नहीं, उसको संरचना में लिया जा रहा है, में। उसको संरचना में लिया जा रहा है कि उनकी संरचना कैसी है, छोटे आकार के हैं, बड़े आकार के हैं। जैसे किसी जीव का अपने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करना, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को
शारीरिक मतलब जो है हाव भाव और बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन ले सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा आपके लिए जो है अलग है। जो आपके शरीर की रासायनिक उपापचय क्रिया, आप ही से जुड़ा हुआ उत्तर है, बिल्कुल सही है। जो हमारे शरीर की रासायनिक उपापचय की क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे शरीर का रासायनिक उपापचय की क्रिया प्रभावित होती है, वो शारीरिक में, जैसे कंगारू चूहा या ऊँट जो पानी को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, या कंगारू चूहा जो बिना पानी के बहुत लंबे समय तक जी सकता है, या वो मरुस्थलीय जीव जो बाथरूम भी ठोस रूप में त्यागते हैं ताकि उनके शरीर से पानी का ज़्यादा से ज़्यादा क्षय ना हो, इसको शारीरिक में लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहा है वह शारीरिक, रासायनिक एवं उपापचय संबंधित होता है जो कि बाहरी तौर पर सामान्यतः नजर नहीं आता, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कंगारू चूहा आदि में अधिक दक्ष किडनी का होना, मच्छरों में रक्त जमाव को रोकने हेतु उनकी लार में विशेष यौगिकों का पाया जाना आदि। हालांकि जीवों में शारीरिक अनुकूलन की पहचान एक संबंधित परिणाम वर्गीकरण करना मुश्किल है। यानी कि शारीरिक अनुकूलन का अगर आप वर्गीकरण करना चाहें तो ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल होता है, उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो कंगारू चूहा है वो क्या करता है, बहुत कम पानी पे भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये ऊपर से दिखाई नहीं देता है, ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है। बाकी चीज़ें आप व्यवहार भी देख सकते हैं कि किसका कैसा व्यवहार है, वो ठंडक में आ रहा है, गर्मी में जा रहा है, शरीर जो है इसका बड़ा है, और यहाँ के जीवों का या पौधों का शरीर छोटा है, रेगिस्तान में जड़ लंबा है, 0 पे तने लंबे हैं, ये दिखेगा, लेकिन शारीरिक अनुकूलन नहीं दिखता है। ये बिल्कुल इंटरनल होता है, उपापचयी क्रियाओं से जुड़ा होता है, जो आपका शारीरिक अनुकूलन होता है। ठीक है, इसको कल हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। सर का क्लास शुरू होने वाला है, कल हम लोग अनुकूलन को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं सब जानेंगे।